प्रिंस एड्यू हब के प्रिंस सिविल सर्विसेज चैनल पर मैं अर्पित यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज से हम लोग रीजनिंग का एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग रीजनिंग के सी सेट को, स्पेशली यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए जो सी सेट का क्या कहते हैं पार्ट रहता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज यहां से शुरुआत होगी। सबसे पहले हम लोग इसके चैप्टर्स वगैरह सारे देख लेते हैं कि किस किस तरीके की रीजनिंग हमको पढ़नी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, किस सेक्शन पर हमको ज्यादा मेहनत करनी है, किस सेक्शन पे हमको कम मेहनत करनी है। ये सारी चीजें एनालिसिस करते हुए हम लोगों को आगे की तैयारी को अपने और अच्छा और बेहतर बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। रीजनिंग की ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आज सबसे पहली क्लास है आप सभी लोगों के लिए, और फिर मेरी कोशिश यही रहेगी कि लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपडेटेड क्वेश्चंस आप तक मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें, और रेगुलर बेसिस पर ये सारी क्लासेस भी आपको मिलती रहें। ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे इस चीज को, इस क्लासेस को कहीं ना कहीं शेयर करिएगा, और साथ के साथ खुद भी देखिए, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इसको पहुंचाइएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग हम लोग किस किस चीज की यहां पर कवर करने वाले हैं। देखो, मेन यहां पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तो है ही है, प्लस इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एसएससी, एक ये भी बहुत बड़ा एग्जाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो इन दोनों की भी रीजनिंग कहीं ना कहीं हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी वाले हैं वो भी पढ़ सके, प्लस जो एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद रहे। ठीक है, चलो, तो ये सारे हम लोग कवर करने वाले हैं, ये सारे एग्जाम्स को। ठीक है, चलो भाई, तो रीजनिंग हम लोग कहां कहां की कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के लिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एग्जाम के लिए, ऑल स्टेट लेवल पुलिस, जितनी भी स्टेट लेवल पुलिस है वो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। ऑल स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी आते हैं, चाहे आपके राजस्थान की मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लूं, ठीक है, आरएएस, या यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं, यूपीएससी की बात कर लूं, यूपी पीएससी की बात कर लूं, आरएएस की बात कर लूं, सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं इसमें कवर होने वाले हैं। इन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी तैयारी जो है वो बेहतरीन बन सके। ठीक है, चलो भाई, तो रीजनिंग में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले, सबसे पहले ऑल द टॉपिक्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। टॉपिक रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हुआ करेंगी, एक दिन वो रखा करेंगे जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज को, प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, प्रीवियस ईयर जो पिछले साल पूछे गए हैं वो पेपर, और जो लेटेस्ट देखने को मिल रहा है कि पिछले 1-2 सालों में क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन चीजों को भी हम लोग कहीं ना कहीं एनालिसिस करेंगे, उस तरीके के सवालों को भी किया जाएगा। इसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, और बॉटम टू टॉप लेवल क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन, देखो, रीजनिंग इक्वल्स टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इक्वल्स टू रीजनिंग। सिंपल सा एक फंडा चलता है रीजनिंग के अंदर कि जितनी आपकी अच्छी बेहतरीन तैयारी तभी हो सकती है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उतनी ही ज्यादा आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है, शार्प हो जाती है। ठीक है, एंड मैनी मोर, और लास्ट ईयर के पैटर्न्स को डिस्कशन किया जाएगा। कौन से लास्ट ईयर के 10 इयर्स के अंदर हमने पैटर्न्स किस किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहां से किस सेक्शन से ज्यादा पूछ रहा है, किस सेक्शन का स्कोरिंग ज्यादा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको 3 जगह पर क्लासिफिकेशन किया गया है, 3 आप टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली होती है वर्बल रीजनिंग, दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरी होती है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, एक पार्ट इसके अंदर और रह जाता है जो होता है लीगल रीजनिंग का, जो आपके क्लैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम लीगल, अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं या लीगल रीजनिंग की बात करूं, तो लीगल और लॉजिकल ये दोनों पार्ट आपके कहीं ना कहीं क्लैट के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, इन एग्जाम्स के अंदर भी आएंगे, लेकिन लॉजिकल का पार्ट आएगा, लीगल नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। अब सबसे पहले नाम से जैसे पता चल रहा है कि वर्बल और नॉन वर्बल, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल।
वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत ही सिंपल सी साधारण सी बात में एक बात आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेकर के कि सर ये सवाल जवाब जवाब बता दीजिए, तो मैंने कहा एक काम करो, मैं मोबाइल में बिजी था, तो एक काम करो, इसको क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। तो अगर आपने अपने मुंह से बोल करके उस क्वेश्चन को डिक्टेट कर दिया तो वही हो गया वर्बल क्वेश्चन, और अगर आप उस क्वेश्चन को डिक्टेट नहीं कर पाए हैं तो वही हो गया नॉन वर्बल क्वेश्चन। मतलब कि ये जो नॉन वर्बल क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं पिक्चर के ऊपर आधारित होते हैं बच्चे, ठीक है। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पिक्चर का मतलब किसी ना किसी आकृति के ऊपर निर्धारित क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। इसके बाद में वर्बल का पार्ट आपका जो रहता है, अब ये भी बात आती है कि भाई किससे कितना ज्यादा पार्ट पूछा जाता है, या किससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या टॉपिक्स किसके ज्यादा हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्बल के सबसे मैक्सिमम टॉपिक्स होते हैं, वर्बल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में उससे कम नॉन वर्बल से, और उसके बाद लॉजिकल से, ठीक है। लॉजिकल और नॉन वर्बल लगभग लगभग बराबर ही पार्ट रहता है। अब यहीं पर अगर मैं आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर लूं तो वहां पर नॉन वर्बल का सेक्शन ना के बराबर बिल्कुल रहता है, ठीक है। आपको सिर्फ वर्बल और लॉजिकल का पार्ट अपना मजबूत करना है और आपकी रीजनिंग यहां पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लॉजिकल का पार्ट क्या रहता है? लॉजिकली चीजों को सोचना, शब्द से पता चल रहा है, लॉजिकली चीजों को एनालिसिस करना, लॉजिकली चीजों को सोचना, ठीक है। आपको कंडीशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन के, आप वहां पर क्या एक्शन लेंगे, आपके सामने कोई परेशानी आई, अब आप अगर उस जगह पर हैं तो आप वहां पर क्या एक्शन लेना पसंद करेंगे, ये क्वेश्चन होते हैं आपके वर्बल के नहीं बल्कि लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। तो ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्लॉक दिया है, कैलेंडर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज, एनालॉजी, लॉजिकल वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलॉक्स, डाइज, क्यूब एंड क्यूबॉइड। लगभग 14, ये 16 टॉपिक लगभग अभी यहां पर हो गए, लेकिन वर्बल का पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, वर्बल का पार्ट अभी और भी है, ठीक है। तो देखें वर्बल में आगे 17 नंबर पे क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर, मैट्रिक्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटी या ऑड वन आउट कह सकते हैं, पजल, मशीन इनपुट, सिंबल एंड नोटेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे लगभग लगभग 24 टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं हमको वर्बल पार्ट पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वर्बल में ये सारी चीजें हमको सीखनी है, सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, तभी हमारी रीजनिंग, हां इतनी बात श्योरिटी है कि अगर आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं, इसके बाद आप एग्जाम देने जाइए और कोई सा भी देने जाइए, सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप बेनिश्चिंत होकर के जा सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने यहां पर पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद आप बैठ गए, नहीं, बैठना नहीं है। पढ़ाने के बाद मेरा काम खत्म हुआ है, आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम तो वहां से शुरू हुआ है। आपको वहां से स्टार्टिंग करनी है और उसके बाद में वहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं हर टाइप का आपको क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन उस टाइप पर कम से कम आपको 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, उसके बाद आराम से आप बैठ गए, तो आप ये सोचें कि ऐसे हमें आगे रीजनिंग नहीं, ऐसा आप कितनी भी बार पढ़ लीजिए नहीं आएगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस के ऊपर। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का ही सारा खेल है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल पार्ट पे मूव करते हैं। नॉन वर्बल पार्ट के अंदर जैसे मैंने बताया इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे सबसे पहले है काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स, आकृतियों की संख्या ज्ञात करना। फिगर दिया होगा, फिगर में काउंटिंग करनी होगी फिगर्स की। मिरर एंड वाटर इमेजेस हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर को काटना और मोड़ना। इसके बाद एम्बेडेड फिगर हो गया, इसके बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, सीरीज ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये सारा पार्ट आपका जो रहता है वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं लॉजिकल के पार्ट पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें देखो वर्बल और नॉन वर्बल भी होता है, लेकिन वर्बल और नॉन वर्बल कहीं ना कहीं बच्चा कर ले जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बच्चे को परेशानी आती है तो वो आती है लॉजिकल पार्ट, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ी बात मतलब उधर तो चलो ये है किसी ना किसी चीज में कोई फॉर्मूला लग रहा है, वो मैंने आपको बता दिया, कोई टाइप था वो बता दिया। यहां पर चीजों को लॉजिकली सोचना है कि आपकी सोच क्या कहती है।
यहां पर ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ आपकी सोच को आपको बताते हैं कि आप वहां पर क्या देख सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसमें टॉपिक जो रहते हैं स्टेटमेंट, अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, ठीक है। पूर्व प्लस धारणा, पूर्व का मतलब पहले और धारणा का मतलब व्यक्ति की क्या धारणा रही। तो पूर्व प्लस धारणा मतलब व्यक्ति ने जो काम किया उससे पहले उसकी क्या धारणा रही। और दिया हुआ स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कथन एवं कार्यवाही। आप उस जगह पर हैं, उस सिचुएशन पे हैं, तो आप वहां पर क्या कार्यवाही करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, ठीक है, क्या कॉज रहा और उसका क्या इफेक्ट पड़ा किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जस्ट लाइक अ कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप क्या वहां पर डिसीजन ले रहे हैं। आपके सामने ये सिचुएशन आई, आप एक जिले के डीएम हैं और वहां पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई एक बीमारी कोई ऐसी फैल गई है, मलेरिया फैल गया है। तो अब वहां पर अगर आप डीएम हैं तो वहां पर क्या एक्शन लेंगे। अब वहां पर एक दो नीचे एक्शंस दिए होते हैं, जैसे सबसे पहला एक्शन दिया है कि हम पूरा शहर खाली करवा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे। दूसरा उसी के अंदर एक्शन लिखा गया कि जिस जगह पर यह फैली है बीमारी उस जगह पर प्रॉपर तरीके से दवाई का छिड़काव करवा करके एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना करके वहां पर लोगों को या जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं हम उपचार देने की कोशिश करेंगे। तो बाद वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके लिए, पहले वाला बिल्कुल गलत है। या तो उस तरीके की कोई परेशानी हो तो शहर खाली कराया जाए। शहर खाली कराना क्या इतना आसान है। जैसे लॉकडाउन लगाया गया तो लॉकडाउन एक बहुत बड़ा एक्शन था लेकिन उतनी ही बड़ी बीमारी भी थी। भाई हर एक्शन का एक्शन के हिसाब से हमेशा रिएक्शन डिसाइड किया जाता है कि क्या एक्शन है तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब कोई आपसे मान लीजिए कोई थोड़ा सा कुछ अगर कह दे तो आप उसी हिसाब से रिएक्शन देंगे ना। ये तो नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, हल्का सा किसी से धक्का लग गया, आप सॉरी बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब ये तो नहीं है कि उससे आप एकदम क्या कहते हैं उससे मारने पर चले आए या उसको उसके ऊपर आप हाथ छोड़ दें, ठीक है। तो ये काफी हार्श एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को एनालिसिस करते हुए हमको लॉजिकल का पार्ट कहीं ना कहीं करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करी जाए कि जो तैयारी करी जा रही है इसमें एम क्या है। कि हम काफी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर तैयारी करें तो क्यों करें, रीजन क्या है तैयारी करने का, या तैयारी करने से हमको क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो इसके लिए मैं काफी बार बताता हूं कि देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एम क्या है, आपका जो लक्ष्य है उसको कभी नहीं भूलना है। बाकी सारे देखो घर में प्रोग्राम्स भी होते हैं, शादियां भी होते हैं, दोस्तों से भी बातें करनी होती हैं, फैमिली से भी बातें करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो आपका सबसे पहला टारगेट है, जो सबसे पहला एम है, वो है आपका सिलेक्शन। उसको कभी नहीं भूलना है। बाकी बाकी जितनी भी चीजें आपकी लाइफ से रिलेटेड वो सब सेकेंडरी हैं। कंपटीशन में जब भी कभी आ गए हो तो हमेशा यही चीज मान करके करो, कभी डिफीट नहीं खाएंगे कि पहली प्राथमिकता मेरी जो है वो है सिलेक्शन लेना। उसके बाद की जितनी सेकेंडरी चीजें हैं वो सब सेकेंडरी हैं, सब कुछ सेकेंडरी है, सबसे पहला सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो अपने एम को कभी नहीं भूलना, एम को अपने फोकस्ड रखो, एम को लिए अपने हमेशा तत्पर तैयार रहो। एक बार नहीं जीत पा रहे हो 2 बार लड़ो, 2 बार नहीं लड़ पा रहे हो 3 बार लड़ो, कभी ना कभी जीत जरूर मिलेगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म। और तैयारी इतनी अच्छी करें, मैं कह रहा हूं आज आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी मान लीजिए आपने इतनी अच्छी करी है और उसके बावजूद मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप इतने कारगर हो जाएंगे, इतनी निपुण हो जाएंगे सिलेक्शन अगर आप तैयारी भी करते हैं तो भी, कि उसके बिहाफ पर आपको कहीं ना कहीं वैसे भी जॉब मिल सकती है, ठीक है ना। तो तैयारी सच्ची ईमानदारी से करिए, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलो जी ये है सपना अपना, इस सपने को नहीं भूलना। यही सपना है जो आपको आगे लेके जाने वाला है, इस सपने को कभी मत भूलिए। हर व्यक्ति सपना देखता है, हर व्यक्ति सपना देखता है, लेकिन उस सपने को साकार करने वाला, कि उस सपने को मुझे साकार करना है, ये हर व्यक्ति नहीं सोच पाता। अरे बोला भी गया है कि खुली आंखों से तो क्या कहते हैं, बंद आंखों से तो दुनिया सपने देखती है, सपने देखने ही है ना तो खुली आंखों से देखिए, क्योंकि खुली आंखों से जब सपने देखेंगे वो सच साकार करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। कल पर कुछ मत टालिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कल कर लेंगे,
कल हो जाएगा, कल पर कुछ मत। खुली आंखों से सपने देखिए, बंद आंखों से तो दुनिया देखती है। रात को हर व्यक्ति सोता है, हर व्यक्ति सपना देख करके सुबह उठता है। खुली आंखों से देखिए सपने को और तब उसे साकार करिए, तब देखिए एक अलग ही लाइफ में आनंद आएगा, एक अलग ही मजा आएगा जीने में। बोला गया कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, और ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही बात बोली, जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा। ये है आपकी कला जो आपको आगे लेकर के जाने वाली है। चलो, तो आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, वो है नंबर सीरीज का। ठीक है, नंबर सीरीज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक ये चीज देखते हैं। देखो, जो भी क्वेश्चन दिया है या जो भी आपके सामने टॉपिक आ रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले हमको ये देखना होता है कि क्या चीज इसके अंदर पूछी जानी है, किससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। नाम से पता चल रहा है नंबर सीरीज, नंबर का मतलब अंक, सीरीज का मतलब श्रृंखला। अंकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक लग रहा हो, बस वही होता है नंबर सीरीज, अंकों की श्रृंखला। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है इसका, फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। क्वेश्चंस करने हैं बढ़िया से बढ़िया लेवल के। देखो, जितनी भी क्लासेस होंगी हमेशा ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस को, और टॉप लेवल तक के उसके क्वेश्चंस लेकर के जाएंगे। बिल्कुल इसी उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो भाई। सबसे पहले बोला गया कि देयर आर सम मेथड और पैटर्न्स ऑफ नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, इन मेथड और पैटर्न्स को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई एक सीरीज रखी। ठीक है, अब सीरीज के अंदर या आपके सामने कोई भी एक अंकों की श्रृंखला आती है, सबसे पहले आप उसका डिफरेंस निकालना शुरू करते हैं। ठीक, अब जब आपने उसका डिफरेंस निकालना शुरू किया, अंतर निकालना शुरू किया, अंतर निकालने के बाद आप ये देखते हैं कुछ ना कुछ इसमें ऐड होता हुआ जा रहा है, या कुछ सब्ट्रैक्ट होता हुआ जा रहा है, या कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है, या कुछ ना कुछ डिवाइड होता हुआ जा रहा है। तो उसी के लिए बोला गया है कि अगर उसके अंदर कोई नंबर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इसका मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे दिया था मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का मतलब हो गया पर्टिकुलर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हुए जाना, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का, तो अगले में नेक्स्ट 5 का मल्टीप्लाई हो गया। डिवीजन मेथड, डिवाइडेशन देते हुए जाना। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या दिया है, आपने कोई एक सीरीज देखी, सीरीज में आपने डिफरेंस निकालना शुरू किया। अब डिफरेंस निकालते हुए आपने देखा कि सबसे पहले किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, फिर परफेक्ट क्यूब बन रहा था। इसका मतलब उसमें क्या लॉजिक लग रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक लग रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पे दिया हुआ है लेयर मेथड। लेयर का मतलब होता है सतह मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में कहा गया है सतह मेथड। तो लेयर मेथड के भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, इसका भी टाइप्स देखेंगे। और हाफ पैटर्न, सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम एग्जामिनर को सबसे ज्यादा ये टाइप पसंद आ रहा है, जिसे कहा गया है हाफ पैटर्न सीरीज। इसके अंदर जो भी होगा वो सब कुछ पॉइंट्स में होगा, चाहे एडिशन कराइए, चाहे सब्ट्रैक्शन कराइए, चाहे मल्टीप्लिकेशन कराइए, चाहे डिवीजन कराइए, जो भी होगा सब कुछ पॉइंट्स में होगा। पहले मान लीजिए सबसे पहले 2.5 जोड़ दिया, 3.5 जोड़ दिया, 4.5 जोड़ दिया, नेक्स्ट में जाकर के 5.5 जुड़ेगा, जो भी होगा सब पॉइंट्स में चल रहा। इसीलिए इसको बोला गया हाफ पैटर्न सीरीज। और इस सीरीज को पकड़ना, इसका लॉजिक पकड़ना, ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कठिन होता है। ठीक है, हाफ पैटर्न सीरीज के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ये सारे टाइप्स होते हैं जिससे हमारी नंबर सीरीज कहीं ना कहीं कंप्लीट होती है। एक एक करके सभी के हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, और एक एक, दो दो या चार चार एग्जांपल देखेंगे हर एक टाइप से। उसके बाद आपको एक में शीट दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद उसे आप घर से ट्राई करिएगा। फिर एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख देंगे, जिसके अंदर लाइव रखेंगे उसको, जिससे आपको जो भी डाउट है उस क्लास के अंदर आप आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है, वो क्या बोला गया है, नंबर दिए गए हैं कि 2 3 5 7 11, क्वेश्चन मार्क है, ब्लैंक है, और उसके बाद 17 दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपसे ये कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है कि यहां पर ब्लैंक पर क्या आना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था कि जैसे ही सीरीज आपके सामने आती है,
सबसे पहला काम आप क्या करना शुरू करते हैं, आप उसका डिफरेंस देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जरा आए जरा एक बार डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंस लिया 1 का, साफ पता चल रहा है। अगले में डिफरेंस लिया 2 का, अगले में फिर से डिफरेंस लिया हमने 2 का, और फिर अगले में डिफरेंस हुआ 4 का। अब ये बताइए, ये क्या कोई पर्टिकुलर एक लॉजिक बन रहा है? लॉजिक पर जरा ध्यान दीजिए और कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ लॉजिक पर ध्यान दीजिए। क्या ये कोई लॉजिक है? देखें जरा एक बार कि 1 2 2 4, हां, इस 2 की जगह पर अगर क्या होता, 3 होता, तो एक लॉजिक था कि 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, अगले में मे बी 5 ऐड हो जाए। ठीक है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है कि जब आपने यहां पर देखा और उसके बाद यहां पर कोई पर्टिकुलर एडिशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये डिफरेंस से नहीं होने वाली है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और है। तो लॉजिक और क्या है वो जरा ध्यान देते हैं। तो अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें, कौन कौन से, 2 3 5 7 11, और उसके बाद अगला नंबर नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहां पर दिया हुआ है 17। इसका मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं ये कहीं ना कहीं एक ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप कह सकते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं, ये सबको पता भी होगा, बचपन से सीख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कि वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने टेबल से जाए उसी को ही प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर्स कहीं ना कहीं दिए गए हैं। तो 11 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है? 13 आता है। इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी ऑप्शन 13 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 13। ठीक है, ये हो गया इसका सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है? किसी भी तरीके का डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज में डाल करके, जहां ये वीडियो डल जाएगा, ये लाइव नहीं है, वीडियो डल जाएगा, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थ्रू आउट कोई परेशानी है तुरंत उठा करके पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करूं। ठीक है, जैसी मुझे क्वेश्चन दिखाई देगा, अगर आपने कुछ पूछा है मैं तुरंत आपको उसका रिवर्ट करूंगा। ठीक है, चलो भाई देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। देखो कंपटीशन है ही यही, सीधी सी बात है, कंपटीशन वही है कि आपको इसके अंदर कंपटीशन क्या बताए, कंपटीशन ही यही है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कंपटीशन में, और कुछ नहीं। हाँ, कंपटीशन के एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलते हैं और बाकी जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बस यही मेन डिफरेंस है जनरल कंपटीशन में और एक नॉर्मल क्लासेस के अंदर। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चंस पर जरा ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले आपने यहां पर देखा कि 4 का डिफरेंस आ रहा है बड़े प्यार से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो 9 से 17 के लिए इसके अंदर 8 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो इसके अंदर 12 का आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो आ रहा है इसमें 29 से 45 के अंदर वो डिफरेंस इसमें कहीं ना कहीं 16 का चल रहा है। तो 4 8 12 16, अब या तो ये कह लीजिए कि 4 4 का डिफरेंस है या फिर ये कह लीजिए कि 4 का टेबल है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 45 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होना चाहिए वो इसमें 20 होना चाहिए। 45 में जब मैं 20 ऐड करूंगा इसमें आ जाएगा 65 निकल के। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, ऑप्शन 65 एकदम करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। चलो और देखते हैं जरा इसमें क्वेश्चंस कुछ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक। ठीक है, अब इसको आप ट्राई करें एक बार, इसको एक बार आप ट्राई करिए, पहले वीडियो को एक बार रोक करके पहले खुद से एक बार ट्राई करें, हो सकता है हमसे ही ये क्वेश्चन बन जाए, है ना। देखो देखिए जरा इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 से 7 के अंदर आपने डिफरेंस देखा तो यहां पर 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके बाद यहां पर बच्चे 8 का डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके बाद 16 का डिफरेंस आ रहा है, और देन आफ्टर उसके बाद 32 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हैं 4 8 16 32, मतलब ये वैल्यू जो है वो हर बार क्या हो रही है, कहीं ना कहीं डबल हो रही है, डबल इटसेल्फ। ठीक है, कहीं ना कहीं हर बार दुगना होता हुआ जा रहा है नंबर का। ठीक है, तो आगे भी डबल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। 63 का मल्टीप्लाई हम लोग 64 में करेंगे, या ये कह सकते हैं 63 में 64 को सॉरी जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां पर निकल के आ जाएगा 127। ये हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक, अब एक और चीज समझिए, ये तो हो गया इसका पहला लॉजिक। ठीक, अब यहीं पर ही जरा इसका मैं आपको सेकंड लॉजिक और समझाता हूं, वो भी समझिए, उससे भी आंसर आएगा। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर इसमें मैं into 2 + 1 की कहानी चलाता हूं तब क्या इसका आंसर नहीं आएगा क्या?
तब भी इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? देखिए 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15 2 जा 30 प्लस 1 31, 31 इंटू 2 62 प्लस 1 63। ऐसे ही 63 दूनी 126 और एक 127। तो इसीलिए इससे भी आंसर निकल के आ रहा है 127, और अगर आप डिफरेंस से कर रहे हैं उससे भी आंसर निकल के आ रहा है 127। तो दोनों से ही बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है, परफेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, जरा और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखें, बहुत ही प्यारा सवाल स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही अच्छा शानदार सवालों में से एक। 3 7 23 95 और उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, पूछा गया है कि ब्लैंक स्पेस पर क्या आना चाहिए। तो जैसे इससे प्रीवियस, देखो हर क्वेश्चन ना, मेरे सवालों की एक खास बात होती है, एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, तो उस कनेक्शन को आपको ढूंढना है, वहीं से लॉजिक निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं जस्ट इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो देखना जरा एक बार, अभी हमने क्या लॉजिक लगाया था, एक इंटू 2 का, है ना, मतलब इंटू कुछ किया था और फिर हमने कुछ ना कुछ प्लस भी किया था। तो जरा इसी लॉजिक के साथ में हम लोग अब यहां पर बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 से 7 के लिए हमने क्या किया कि 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और प्लस 1 किया तो 7, 7 3 जा 21 और 21 में 2 जोड़ दिया तो 23। अब 23 का मल्टीप्लाई हमने बच्चे किया 4 में, 23 इंटू 4 जो होता है वो होता है 92, और 92 के अंदर हमने जोड़ दिया 3, तो ये हो गया 95। तो देखिए लॉजिक कुछ पता चल रहा है, 2 3 4, तो अगले में जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा 5 का, और 1 2 3 4 तो अगले 1 2 3 अगले में 4 क्या होगा, ऐड होगा, इंटू 5 प्लस 4 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो एक मिनट रुकिएगा, अब ये मत करना कि 95 का 5 में मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कलम उठा लिया, 95 लिख लिया इंटू 5 करके और लिखने लग गए, नहीं, ये नहीं करना है। शॉर्टकट अपनाइए, मैथ्स में सीधा, जैसे मैथ्स वैसे ही रीजनिंग, शॉर्टकट 95 इंटू 5, इसको 100 मान लीजिए बेस वैल्यू, 100 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 500, 5 5 जो 25 हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है वो घटा देंगे, कितना हो गया 475, 475 में हमने 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 479, 479 आ जाएगा, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो सी ऑप्शन पे आपको दिया भी हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन 479 बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक, चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल, अब तक जो 4 क्वेश्चन आए थे वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए थे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं नंबर बढ़ते हुए जा रहे थे, छोटे से बड़े की तरफ। अब क्या हुआ है, जस्ट उल्टा कर दिया, अब की बार बड़ा नंबर पहले रखा गया और उसके बाद छोटे नंबर। अब की बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लग रही है, पहले सारी असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लग रही थी। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा 100 से 52 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 48 का आ रहा है, 52 से 28 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 24 का आ रहा है, 28 से 16 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 का आ रहा है, 16 से 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो हर बार कहां होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है। ठीक है, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, अब 6 का आधा कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो इसके लिए आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 7। अब क्या इसको हम लोग एक ही लॉजिक से कर सकते थे, नहीं, इसको हम दूसरे लॉजिक के साथ भी कर सकते थे। अब वो कैसे किया गया है उसको भी जरा समझ लीजिए। दूसरा लॉजिक बहुत ही सिंपल ये है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, इससे भी आंसर निकल के आ जाएगा। क्या, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। ठीक है, जैसे 100 को 2 से डिवाइड दिया, कितना हुआ 50, और 50 और 2 52, फिर 52 को 2 से डिवाइड दिया 26, 26 और 2 28, 52 को 2 से डिवाइड दिया 26, 26 और 2 28, फिर 28 को 2 से डिवाइड दिया 14, 14 और 2 16, फिर 16 को 2 से डिवाइड दिया 8, 8 और 2 10, फिर हमने 10 को 2 से डिवाइड दिया, कितना हुआ 5, और 5 और 2 7, तो इससे भी आंसर निकल के 7 हमारा आ गया है। ठीक है, तो मतलब लॉजिक ऊपर वाला भी सही है और लॉजिक हमारा बिल्कुल नीचे वाला भी एकदम करेक्ट है। ठीक है,
चलो भाई, ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। बाकी हम लोग आगे की क्लासेस में रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं हम लोग मिलते रहेंगे, आगे के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं करते रहेंगे, ठीक है। नंबर सीरीज के अभी हम लोगों ने केवल 5 क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है, ओनली 5 क्वेश्चंस को देखा है। इसी के साथ ही जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग आगे के भी सवाल इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। बने रहिए लगातार प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस चैनल पर। सभी लोग बढ़िया तरीके से सभी लोग तक ये क्लासेस पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।